हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। हम आज प्रैक्टिस सेट सेकंड कवर करवाने वाले हैं आप सभी को। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसको भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस, जैसा कि आप सभी को बताइए, आरपीएफ कांस्टेबल का जो कुल पूर्णांक है ये 120 नंबर का पेपर आता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल जो समय दिया जाता है आपको 90 मिनट दिया जाता है। आपको कुछ दिशा निर्देश भी है पेपर को सोल्व करने के लिए, जैसे कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और हल करें। पेपर को हल करने के बाद में अपना स्कोर हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो ये दिशा निर्देश के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस लिए गए। 50 में से आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है और आपको इससे भी आइडिया लगेगा और हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि डिटेल में हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप जरूर से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और आप नोट डाउन करते चलेगा कि कौन सा आपका राइट है कौन सा गलत है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की राजधानी थी इसमें से मदुरै। मदुरै यानी कि आपका जो मदुरै है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पांड्य जो वंश था इसकी राजधानी थी मदुरै। तमिल साम्राज्य था जो भारत के सुदूर दक्षिण में फैला हुआ था ये। और गाइस, पांड्य वंश ने जो राज किया था ये 560 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच में भारत पर शासन किया था पांड्य वंश ने। इसके अलावा मदुरै और त्रिवेनेवेली जो जिला है इसमें इसका विस्तार था, फैला हुआ था ये। 14वीं शताब्दी तक जो इसकी राजधानी थी ये मदुरै रही थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? अब यहाँ पर हिंट आपको मिल चुका है, आप आसानी से सभी लोग बता दीजिएगा, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। भारतीय मोहिनीअट्टम जो है ये भारत के केरल राज्य से संबंधित है। अब भारत का केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य है, एक तो कथकली है यहाँ का कथकली, दूसरा है मोहिनीअट्टम। तो ध्यान रखिएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरल का। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम शब्द का जो अर्थ है ये हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी मोहिनी का नृत्य इसको कहा जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन और भस्मासुर के वध के प्रसंग में असुरों को लुभाने के लिए ये मोहिनी जो वैसे ये धारण किया था। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो गाइज, IUCN आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN की जो स्थापना हुई ये हुई 1948 में। 1948 में इसका गठन किया गया है IUCN का। ये आप विशेष करके याद रखिएगा, 1948 में। इसके अलावा यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति कौन सी है इसके अनुसार? तो एशियाई भैंस है। एशियाई भैंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। IUCN क्या है? तो ये सदस्यता संघ है जो सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से बना हुआ है। 1948 में इसको बनाया गया और यह प्राकृतिक दुनिया की स्थिति और इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों पर वैश्विक प्राधिकरण एक तरह से है। IUCN की संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं इनकी सूची लाल सूची के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें जैव विविधता के एक छोटे और पक्षपाती उपसमूह के लिए विलुप्त जो प्रजाति है उनके बेसिकली उसका आकलन इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर आप सभी को बताइए इसका राइट आंसर नर्मदा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जबलपुर जो बसा हुआ है नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर बसा होने के कारण ये जो है सबसे उभरता हुआ पर्यटन स्थल माना जाता है। बेसिकली नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश से निकलती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जैसे कि तवा, शेर, शक्कर, लोहार, हिरन। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद भी रखना है। भेड़ाघाट जलप्रपात यहीं पर है, धुआंधार जलप्रपात यहीं पर है जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक आजीविका यानी कि NTL में लड़कियों के कौशल विकास को शामिल करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसका दायरे को और बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो कथक जो है ये आप सभी को पता ही है उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस मिला है उसके अकॉर्डिंग उत्तर भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक भारत के उत्तर भारत जो भाग है इसका प्रमुख नृत्य है। उत्तर प्रदेश से उसकी बेसिकली उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखिएगा।
उत्तर प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई है। एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक जो शब्द है ये कथा से आया है, इसका अर्थ कहानी से होता है। और ये जो नृत्य है अपने सुंदर आंदोलनों, जटिल फुटवर्क, इसके अलावा अभिव्यंजक इशारे और लेबद्ध पैटर्न के लिए स्पेशली जाना जाता है कथक। याद रखिएगा, काफी ज्यादा फेमस है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंधों का जो उल्लेख आर्टिकल आपका यहाँ से नहीं पूछा है, यहाँ से अनुसूची आपकी पूछी है। तो ये 10वीं अनुसूची आपको याद रखना है, 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में दल जो परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में जो प्रावधान है ये 10वीं अनुसूची में है। और इस अनुसूची में दल बदल, बेसिकली ये जो 10वीं अनुसूची है इसको दल बदल विरोधी जो कानून है ये कहा जाता है। तो दल बदल विरोधी कानून जो कहा जाता है इस 10वीं अनुसूची को ही कहा जाता है। और इस कानून में दल बदल को निष्ठा या कर्तव्य का सचेत परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया है। गाइस ये जो कानून था ये 30 जनवरी को 1985 को 1985 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। और 1985 के 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संविधान में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये बातें आपको जरूर से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से प्रशांत महासागर के बारे में जो कथन सही नहीं है, देखिए आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और क्लिक करिएगा, जल्दी से पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। इसमें से आपको सी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये इनमें से सही नहीं है। बाकी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में, ये सही है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इससे घिरा हुआ है, ये भी सही है। बाकी अंडाकार नहीं है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? गलत, सही नहीं है, गलत ही पूछा है। तो ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? अप्रैल 2022 की यहाँ पर बात की जा रही है, ना कि आपसे वर्तमान में पूछा गया है। और उससे पहले मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं, ये जो अंडाकार है प्रशांत महासागर का जो आकार है ये कैसा है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ना कि अंडाकार। याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। चलिए, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका बना है। इस टाइम पर शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2022 में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और 23वें प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया था पाकिस्तान का। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये जो है चुनकर आए थे। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास जो प्रस्ताव था, इसके बाद में प्रधानमंत्री का पद इन्होंने संभाला था। तो शहबाज शरीफ इमरान खान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, इनका जो कार्यकाल था ये खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद में अनवर उल हक काकर, इनको जो है नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया पाकिस्तान का। तो याद रखिएगा, अभी जो है शहबाज शरीफ नहीं है प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को देश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो भारत में योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया था? 2015 में। 2015 आपका यहाँ से सही जवाब रहेगा। नीति आयोग NITI है ना, NITI नीति आयोग भारत सरकार का एक स्थापित एक संस्था है। इसका जो पूरा नाम है नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो गठन हुआ 1 जनवरी को हुआ, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया नीति आयोग का। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के जरिए इसका गठन किया गया था। नीति आयोग का काम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना के बारे में तो आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं योजना आयोग की। देखिए, योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये भी 1 जनवरी को हुई थी, 1 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1 की जगह 15 मार्च करिएगा, 15 मार्च को। क्लियर है? माफी चाहेंगे। 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की स्थापना। नीति आयोग की हुई थी 1 जनवरी 2015 को। USSR जो था इसकी तर्ज पर देश में 5 योजना बनाने के लिए सलाहकार संस्था के रूप में योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। अब ये जो नीति आयोग था इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, इंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः ये पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो ये जो बेसिकली पाए जाते हैं ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले ये सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं नारियल, ताड़, केवड़ा, इंगार। ये मैंग्रोव वन में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकुनगुनिया या चिकनगुनिया डेस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। चिकनगुनिया या चिकनगुनिया जो बीमारी है ये एडिस मच्छर के कारण होती है। एडिस मच्छर के कारण काटने से होती है। चिकनगुनिया क्या है? तो ये एक वायरल संक्रमण है, एडिस मच्छर के काटने से ये फैलता है और ये जो बीमारी है खास करके मानसून का जो मौसम होता है इसमें होती है। चिकनगुनिया के जो मच्छर है ये दिन के समय और स्वस्थ जो पानी है इसमें पनपते हैं। तो याद रखिएगा, स्पेशली दिन के समय स्वस्थ पानी में पनपते हैं और ये बीमारी फैलने के कुछ कारण भी होते हैं, जैसे कि संक्रामक बीमारी है, वायरल संक्रामक रोग ये होता है, एडिस मच्छर के कारण ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द यूज होता है कॉस्मोस होता है, कॉस्मोस। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मोस। आप याद रखिएगा, ब्रह्मांड शब्द का मतलब अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा से बेसिकली इसका अर्थ होता है। ये जो शब्द है अंतरिक्ष में मौजूद सभी खगोलीय पिंडों और ऊर्जा के रूप को संदर्भित करता है। कौन सा? ब्रह्मांड या कॉस्मोस। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। अगर कॉस्मोस पूछा जाए तो ब्रह्मांड बता दीजिए, ब्रह्मांड पूछा जाए तो कॉस्मोस बता दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो मिला ये मिला नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला आपका सही जवाब रहेगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया नेल्सन मंडेला को। कब दिया गया? 1993 को। 1993 को यह दिया गया नेल्सन मंडेला और फेडरिक विलियम डी क्लार्क को। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। मंडेला और डी क्लार्क को यह जो पुरस्कार दिया गया ये दिया गया रंगभेद जो शासन था इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति और नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नींव रखने के लिए दिया गया था। तो अगर नेल्सन मंडेला आपको ऑप्शन में ना मिला हो, फेडरिक विलियम डी क्लार्क मिला हो, तो भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि इनको भी साथ में दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे मंडेला, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। क्लियर है? कब से कब तक रहे? तो 1994 से 1999 1994 से 99 तक ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो ये 1994 से 1999 तक रहे। क्लियर है? इसके अलावा इनको करीबन 40 वर्षों में 260 से ज़्यादा पुरस्कार मिले थे, ऐसा भी कहा जाता है। तो देख के रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? ये जो दर्रा है इसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है ये भारत के जो कुल्लू घाटी है इसको भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल रोहतांग दर्रा है ये, है ना। तो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति घाटियाँ है इससे जोड़ता है ये। याद रखिएगा, ये जो दर्रा है मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल जो श्रेणी है इसके पूर्वी छोर पर स्थित है और यह जो है 3989 क्लियर है 79 है ना 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो दर्रा है मनाली और लेह सड़क को आपस में जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब गाइज यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल की, तो जरूर से ज्वाइन करिएगा। और हमारी एप्लीकेशन भी है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊँचा शिखर है? इनमें से झारखंड का सबसे ऊँचा शिखर या सबसे ऊँची चोटी यहाँ पर आपसे पूछा गया पारसनाथ। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, पारसनाथ जो है ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर है। ध्यान रखिएगा, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है ये पहाड़ी जो है ये जैन तीर्थ स्थल से रिलेटेड है और समेत शिखर भी इसको कहा जाता है। जो 24वें जैन तीर्थंकर थे पारसनाथ, बेसिकली मोक्ष प्राप्त इन्होंने यहाँ पर किया था जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
सितंबर 2022 के अनुसार आपसे क्वेश्चन बना है। तो आर वेंकटरमणी करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका यहां से हो जाएगा। सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी जो है, इनको भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया, महान्यायवादी। भारत के राष्ट्रपति जो है, इन्होंने इनको नियुक्त किया 28 तारीख को सितंबर में 2022 को। 3 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया। क्लियर है। वेंकटरमणी ने जो पद ग्रहण किया था, ये किया था 1 अक्टूबर को 2022 को। क्लियर है। और कौन से नंबर के? तो ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल, 16वें नंबर के। अगला क्वेश्चन है, रमन अपने वाहन के पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? तो गाइस यहाँ पर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो कौन सा दर्पण यूज होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। तो सेम आपका उत्तल दर्पण यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने वाहन में पीछे का दृश्य देखना चाहता है, उसके लिए उसको कौन सा दर्पण चाहिए? उत्तल दर्पण। सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका रहेगा। तो वाहन में पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? इसलिए होता है क्योंकि ये जो छोटा होता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बड़े प्रतिबिंबों को छोटा दिखाता है ये, यानी कि बड़ा अगर वाहन आ रहा है पीछे से तो उसको उतने बड़े जो मिरर है उसमें ही दिखा देता है छोटा करके। तो ऐसी खासियत इसकी है, सीधा बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और ये वस्तु की दूरी की परवाह किए बिना आभासी, सीधा और छोटी छवियों को बेसिकली बना सकता है उत्तल दर्पण। और इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को बेसिकली देख सकता है। तो ये जो चीजें होती है इसमें, इसलिए इसका यूज होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? श्रीनगर के आभूषण के नाम से किस झील को जाना जाता है? जल्दी से क्लिक करिएगा सभी लोग, आई थिंक आप सभी को पता है। डल झील बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डल झील जो है भारत के श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। डल झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित है। और ये कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। 3 तरफ से ये पहाड़ियों से घिरी हुई है। और इसको फूलों की झील, इसके अलावा श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मुकुट में गहना, या श्रीनगर का गहना, इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है डल झील को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मेजबानी की थी ये भारत ने की थी। भारत ने इसकी मेजबानी की थी फीफा अंडर 9, देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। और ये जो टूर्नामेंट हुआ ये 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चला। क्लियर है। ये जो टूर्नामेंट है 17 वर्ष से उम्र की जो महिला इनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि अंडर 17 के लिए रखा गया था, नाम से ही क्लियर है। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आगा खां जो पैलेस है ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। पुणे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे शहर में। ऐतिहासिक भवन पुणे के येरवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये पुणे आगा खां पैलेस के नाम से जाना जाता है। और गाइस इसे 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय ने बनवाया था। क्लियर है। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम आगा खां पैलेस रखा गया। तो ये आपको थोड़ी सी जो डिटेल है ये याद रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? इनका जो संबंध है हिंदुस्तानी गायन संगीत से रहा है, श्री मणि प्रसाद का संबंध। तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी गायन संगीत से इनका संबंध है। और ये जो है एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। महान संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली थे, इनके शिष्य ये रहे थे श्री मणि प्रसाद। तो याद रखिएगा पटियाला घराना जो शैली है इसमें अपनी विशेषज्ञता के लिए स्पेशली जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो पारित किया गया 1961 में किया गया, 1961 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से तारीख भी याद रखिएगा 20 मई को, 20 मई 1961 को इसको पारित किया गया। ये जो अधिनियम है 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। और ये अधिनियम दहेज लेने या देने पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। तो याद रखिएगा 20 मई 1961 को यह प्रभावी हुआ था, पारित हुआ था। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका नाम रजिया सुल्तान है, आपको पता होना चाहिए। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। और करीबन ये 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। क्लियर है। उपमहाद्वीप की पहली महिला शासिका थी ये, दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया का जन्म हुआ था 1205 में बदायूं में, और 1236 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुकी थी। याद रखिएगा सुल्तान थे दिल्ली के मामलुक सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इनकी बेटी थी इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान। उनकी मृत्यु हो गई थी 15 अक्टूबर
15 अक्टूबर 1240 को। क्लियर है? दिल्ली सल्तनत में बेसिकली हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य काल के कुछ समय पूर्व लगभग 150 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था। तो मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व कब चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? तो ये जो किया था ये करीबन 2400 वर्ष पहले किया था। 2400 वर्ष पहले आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के कुछ समय पहले यानी कि 2400 वर्ष पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, यही बेसिकली हिंट देना चाह रहा है। और इसका उद्देश्य साम्राज्य की उत्तरी जो सीमाएं से देहाती लोगों को बचाना था, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इसीलिए चीन के सम्राटों ने विशाल दीवार का जो निर्माण था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसका निर्माण शुरू करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो ये जो दिया गया विल स्मिथ को दिया गया, विल स्मिथ को दिया गया 2022 में, जरूर से याद रखिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो 2022 की स्थिति के अनुसार आपसे पूछा है, नॉमिनल जीडीपी द्वारा मापा गया, आपसे पूछा है, पांचवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? बैंक स्टिक शब्द का जो यूज होता है ये हॉकी के खेल में होता है। हॉकी के खेल में इसका यूज होता है। और जो हॉकी में जो है बेक स्टिक कहा जाता है, उस खिलाड़ी के खिलाफ दिया जाता है जो हॉकी स्टिक के गोलाकार बेक से गेंद को हिट करता है, उसके लिए बैंक स्टिक जो शब्द है ये यूज होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अनबुझा चूल्हा, माफ कीजिएगा, अनबुझा चूना या क्विक लाइम इसको कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र इसका हो जाएगा CaCO, है ना, का CaO हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है CaO ये करेक्ट आंसर रहेगा, अनबुझा चूना या क्विक लाइम। रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो याद रखिएगा, चूना या दग्ध चूना भी इसको कहा जाता है। और इसका रंग जो होता है ये दाहक क्षारी क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, सफेद रंग का ये होता है और बहुत सस्ता पदार्थ ये बेसिकली कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए बेसिकली भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। क्लियर है? उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की जो समाप्ति है इसके बाद तब तक पद पर बन रह सकते हैं, तब तक उनका उत्तराधिकारी जो है, क्लियर है, जब तक उनका उत्तराधिकारी है पद ग्रहण नहीं कर ले तो तब तक वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। और उपराष्ट्रपति को कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, ऐसी कोई ये यहाँ पर लिमिट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? गुजरात का गरबा हो जाएगा आपका डांडिया रास। क्लियर है? इसके अलावा बिंछुड़ो, ये तीनों गुजरात की है, डांडिया रास, गरबा और बिंछुड़ो। तो यहाँ पर का क्या पूछा है, गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है तो विदेशिया हो जाएगा, विदेशिया नहीं है, गुजरात से रिलेटेड। क्लियर है? विदेशिया जो है ये बघेलखंड में गाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण गीत शैली है। विदेशिया ये बघेलखंड में गाई जाती है, ना कि गुजरात में। तो याद रखिएगा, गुजरात से जुड़ी जो लोक नृत्य शैलियाँ हैं इसमें कौन कौन सी हैं? गरबा, डांडिया और बिंछुड़ो। इसके अलावा और भी है, जैसे कि टिप्पणी, पदार हो गई, हुंड हो गई, भवाई हो गई, तो ये सारी है। विंचूड़ो जो है ये मुख्य रूप से गुजरात से संबंधित है बेसिकली, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है अगर आपने कम सुना है इसका नाम। तो कंटीली झाड़ियाँ का किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है कंटीली झाड़ियाँ, ये शुष्क रेगिस्तानी जो क्षेत्र है यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? अगस्त सितंबर के महीने में इनमें से देखिए, मकर संक्रांति जनवरी फरवरी में मनाई जाती है, ओणम का त्यौहार, बीकानेर महोत्सव, पतंग महोत्सव। अब यहाँ पर जो पतंग महोत्सव है सेम आपका मकर संक्रांति के आसपास ही मनाया जाता है, इस टाइम पर ही। अगस्त सितंबर की यहाँ पर बात की जा रही है, बीकानेर महोत्सव भी नहीं मनाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक ही आपको बचा है ओणम। ओणम जो है यही मनाया जाता है अगस्त सितंबर में, तो आपका सही जवाब ओणम हो जाएगा। सितंबर, अगस्त सितंबर के महीने में मनाए जाने वाले कुछ स्पेशली जो त्यौहार है वो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, ओणम ये मनाया जाता है। इसके अलावा बाली, तृतीया और दुर्वाष्टमी ये मनाया जाता है अगस्त सितंबर में। ओणम केरल का एक त्यौहार है, याद रखिएगा, केरल राज्य से रिलेटेड है और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। 10 दिन तक ये चलता है और इसमें कई सारे उत्सव होते हैं।
ये जो मलयालम कैलेंडर है इसके पहले महीने चिंगम में मनाया जाता है। चिंगम महीना ज़्यादातर अगस्त सितंबर में पड़ता है और तभी ये मनाया जाता है। क्लियर है? तो आपको एक एक चीज़ इसके बारे में याद रखनी है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पर हुई थी? सूरत, कलकत्ता, ढाका और बनारस। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1791 में, ये हुई थी बनारस में। बनारस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 1791 में। और इसकी जो स्थापना हुई थी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। और इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जोनाथन डंकन और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि हिंदू कॉलेज यहाँ पर आपका बनारस है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता कि कोलकाता हिंदू जो कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की, यह क्वेश्चन इस तरह से बनता आपका कि कब की गई या किसने की है, तो राजा राम मोहन राय ने की है। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने की है। कब की है? 1817 में। तारीख भी याद रखिएगा 20 जनवरी को। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1857 में कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर आप बनारस की जगह आपका आंसर कोलकाता जाएगा। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इस तरह से यहाँ पर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हम आपको साथ साथ कवर करवाते चल रहे हैं ताकि आपको पहले से पता रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्मों का चयन करिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, पहली और चौथी, है ना। तो ये आपको इनका मिलान करना है, आपको बेसिकली सही युग्म का आपको चयन करना है। क्लियर है? अब यहाँ पर सही युग्म का चयन इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि चौथी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें किस पे फोकस किया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीसरी और पहली। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर पहली जो पंचवर्षीय योजना थी यह आर्थिक विकास के लक्ष्य पर आधारित थी। सही युग्म का यहाँ पर जो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना वाला, ये जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम से रिलेटेड है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ये करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़े से बता दूं पंचवर्षीय योजना के बारे में। जैसे कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये आर्थिक विकास के लक्ष्य पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पर कृषि पर फोकस लिखा है, बल्कि ये गलत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र से रिलेटेड थी या इसके लक्ष्य पर आधारित थी। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना ये कृषि विकास और वृद्धि दर जो था इसका मुख्य लक्ष्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना जैसा कि हमने बताया आपको परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसके अलावा विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी ये रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य पर आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना आर्थिक मुक्ति से रिलेटेड थी, है ना। तो इसी तरह से नौवीं पंचवर्षीय गरीबी उन्मूलन और 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी ये अधिक समावेशी और सतत विकास से रिलेटेड थी। हमने आपको ज़्यादातर बता दी जो आपकी ज़्यादातर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? दिसंबर 2022 में आपसे पूछा गया। तो दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग अनिल कुमार लाहौटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दिसंबर 2022 में मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है इसने अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को उन्होंने जो है ये पद संभाला था, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद का पद संभाला था 2023 से, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर अपन करेंटली अभी अगर बात करें, जया वर्मा सिन्हा इन्होंने जो है 1 सितंबर 2023 से अनिल कुमार लाहौटी जो है इनकी जगह ले ली है जया वर्मा सिन्हा ने, और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष ये बन चुकी हैं जया वर्मा सिन्हा। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में जया वर्मा सिन्हा ये जो है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेलवे बोर्ड की। इससे पहले जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड में सदस्य थी, परिचालन और व्यवसाय विकास विभाग में इसके रूप में इन्होंने काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर 2022 के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 25 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को, याद रखिएगा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में सरकार के जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सुशासन जो दिवस है ये मनाने का बेसिकली फैसला लिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है 25 दिसंबर हर साल। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। अहमदाबाद में ये खेला गया, है अहमदाबाद गुजरात में। और ये जो खेला गया 5 अक्टूबर को शुरू हुआ, 19 नवंबर 2023 को समाप्त हुआ है ये टूर्नामेंट। तो याद रखिएगा ये अहमदाबाद भारत में आयोजित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोल प्लाजा पर सहज क्रॉस ओवर प्रदान करने के लिए फास्टैग द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये जो तकनीक यूज होती है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान तकनीक होती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक पहचान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। RFID जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक तकनीक है फास्टैग वाली, इसका यूज करता है यहाँ पर। तकनीक टोल प्लाजा पर कर के मैनुअल संग्रह को ये समाप्त करती है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है ये। RFID तकनीक का उपयोग ये बेसिकली करता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेजबानी की? तो ये की बर्लिन जर्मनी ने। बर्लिन जर्मनी आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का आयोजन कब हुआ? 2023 जर्मनी बर्लिन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से चिकित्सा संस्थान केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को कैसे उपचार सुविधा प्रदान करने में सक्षम हुए हैं? तो इनमें से जो बेसिकली चिकित्सा संस्थान सक्षम हुए हैं इनमें एम्स नई दिल्ली के साथ साथ PGIMER चंडीगढ़ और जिम्पर पुडुचेरी ये शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस कंटेडर टूर्नामेंट 2023 जीता? तो ये जो जीता है ये जीता सुतीर्था मुखर्जी और आयिका मुखर्जी दोनों ने। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता, उसने किस अनोखी चुनौती या स्थिति पर काबू पा लिया? तो इसने जो पाया था काबू ये श्रवण हानि पर पाया। श्रवण हानि बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा आपका। इस वर्ष सऊदी अरब में कितने लोगों को हज करने की उम्मीद है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका करीबन 2 मिलियन। 2 मिलियन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 20 लाख लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, EPFO का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या है? EPFO का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है? EPFO का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। EPFO है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो ये जो चुना गया है ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः ये चुना गया क्यारिकेस मित्सोटाकिस को। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है? ये सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ नील। ऑर्डर ऑफ नील फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जेम कोवैक OM है ना, कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। तो यहाँ पर कौन सा संस्करण के लिए किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए? तो ये जो वेरिएंट था ये ओमिक्रॉन था, ओमिक्रॉन संस्करण को लक्षित करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी रूसी सैन्य कंपनी वेगनर का प्रमुख कौन है? आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब यहाँ से हो जाएगा येवगेनी प्रिगोजिन। आपका यहाँ से फर्स्ट जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजी रूसी सैन्य कंपनी है वेगनर, तो इसका जो प्रमुख है येवगेनी प्रिगोजिन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये आपको सफलतापूर्वक कवर करवा दिए हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर आपने किया है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका। इस वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया इस क्वेश्चन का। आपको भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी और काफ़ी डिटेल इसके बारे में बताई दी। जल्दी से आपका काम है आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये रहेगा। तो जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा। और गाइज ये 50 में से कितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जल्दी से आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ताकि आपको भी आइडिया लगे और कितनी तैयारी है आपकी कितनी नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए और ज़्यादा लेकर आए, हार्ड क्वेश्चन डाले ईजी डाले, उससे भी हमें आपको पता चलेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। इस वीडियो की PDF यहाँ पर आपको जो कि दे रखा है चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर लगातार वीडियोज़ हम आपको देते रहेंगे और लगातार वीडियोज़ आपके लिए आ रही है। और यहाँ पर हम PYP पेपर भी ला रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं, तो आप जरूर से इन वीडियोस को देखा करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होती है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम निकालकर हम आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेकर आते हैं। क्लियर है? तो आप जरूर से इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।